हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं शरण दुबे और आप देख रहे हैं एसएनसी क्लासेस। एसएनसी क्लास में आज लाए हैं आपके लिए लवण सेतु, जिसको हम बोलते हैं साल्ट ब्रिज, जिसके बारे में हमने मैंने चीज़ें मैंने बातें हमने आपको पहले ही डिस्कस कर ली थी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। लवण सेतु क्या है, इसकी कार्य प्रणाली तथा कार्य लिखिए। यहाँ पर ऐसा भी आता है, लवण सेतु क्या है, इसकी क्रियाविधि या कार्य प्रणाली को डैनियल सेल के उदाहरण द्वारा समझाइए। तो पिछला वीडियो हमने आपको डैनियल सेल का बताया था, उसमें हमने लवण सेतु के बारे में बहुत सारी जानकारी दी थी। आप चाहें तो वहीं से भी आंसर कर सकते हैं, नहीं तो ये अलग से हमने वीडियो बनाया है साल्ट ब्रिज के लिए, क्योंकि ये कई बार आ जाता है। तो लवण सेतु बिल्कुल सिंपल है। यह एक यू आकार की कांच की नली होती है, जिसमें 3% अगर ऐसा पदार्थ होता है जो अक्रियाशील होता है ना, पानी मिलाकर इसका पेस्ट बनाया जाता है और इसमें विद्युत अपघट्ट मिलाया जाता है और गर्म करके इसके अंदर विलयन भर दिया जाता है। गर्म करने पर ये विद्युत अपघट्ट और अगर कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है पानी के समान। और जब ठंडा करते हैं तो वह कैसा हो जाता है, अर्ध ठोस माने जेली के समान हो जाता है। तो जिसमें 3% अगर हमने बताया, अगर ऐसा पदार्थ है जो अक्रियाशील होता है और विद्युत अपघट्ट जैसे KCl या KNO3 कोई में इसमें से एक, या अमोनियम नाइट्रेट का सांद्र व गर्म विलयन भरा जाता है। गर्म करते हैं तो पतला हो जाता है और ठंडा करने पर ये कैसा हो जाता है, अर्ध ठोस या जेली के समान हो जाता है। ठीक है। लवण सेतु दोनों अर्ध सेलों की विलयनों को आपस में जोड़ता है, दोनों विलयनों को बीच में जोड़ दिया जाता है। हम चित्र बना के बता रहे हैं आपको, जिससे दोनों विलयन आपस में मिलती नहीं, किंतु दोनों विलयन उदासीन हो जाते हैं। माना ये क्या करता है, दोनों विलयनों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। यदि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट से इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। इसके बाद बताने वाले हैं आपको क्या, कार्य प्रणाली। तो कार्य प्रणाली को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डैनियल सेल का चित्र बनाना पड़ेगा। डैनियल सेल के चित्र द्वारा हम आपको इसको समझ सकते हैं। विद्युत अपघट्ट की यदि बात की जाए तो डैनियल सेल में KCl विद्युत अपघट्ट का उपयोग किया जाता है। अलग अलग सेलों में अलग अलग विद्युत अपघट्ट का उपयोग किया जाता है, अलग अलग सेलों के लिए। ये आपको ध्यान देना है। ये मतलब ये नहीं है कि एक ही लवण सेतु में आप KCl भी भर दो, KNO3 हमने या लगा दिया सभी में। ठीक है। तो अब इसके बाद लिखेंगे हम लवण सेतु की कार्य प्रणाली। तो लवण सेतु की कार्य प्रणाली क्या है, लवण सेतु की कार्य प्रणाली को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा डैनियल सेल को। तो डैनियल सेल हमने पिछली वीडियो में बताई थी आपको, ज्यादा नहीं बता रहे हैं, हम यहाँ पर हल्का सा समझा रहे हैं। डैनियल सेल में क्या होता बेटा, जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में और कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा देते हैं। वो इनको एक कुंजी लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे गैल्वेनोमीटर और जोड़ देंगे। ठीक है। अब क्या होगा, देखो बेटा, जब सेल में जिंक का ऑक्सीकरण होगा तो हमने बताया था आपको, जिंक का घुलना शुरू हो जाएगा, जिससे विलयन में जिंक आयनों का सांद्रण बढ़ेगा। जिससे क्या होगा, पूरे विलयन में धनावेश की मात्रा बढ़ती जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पिछला वीडियो जरूर देखें। जिंक का कार्य करती है एनोड का, यहाँ पर कॉपर रोड है, कॉपर का कार्य करेगी कैथोड का। इसमें कौन सा विलयन भरा है, इसमें विलयन भरा है जिंक सल्फेट का, इसमें विलयन भरा है कॉपर सल्फेट का, जिनकी मूलताएं एक हैं। माने 1m विलयन ये है, 1m माने मूलता सीख दी है 1। तो जिसकी मूलता 1 हो उसे क्या बोलते हैं, मोलर सॉल्यूशन या मोलर विलयन कहते हैं। कॉपर सल्फेट में क्या होगा बेटा, कॉपर सल्फेट का आयन हो जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव आयन में, सल्फेट नेगेटिव आयन में, डाई नेगेटिव आयन में। तो जब जिंक का ऑक्सीकरण होगा, गौर करना आप, तो जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, 2 धन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो धारा के रूप में प्रवाहित हो जाएंगे एनोड से कैथोड के रूप में, और धारा प्रवाहित होती है कैथोड से एनोड के रूप में, हमने पिछले वीडियो बताया था। तो लगातार इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते रहेंगे, तो जिससे क्या होगा, जिंक आयन विलयन में आती रहेंगे, फलस्वरूप पूरी विलयन में धनावेश आ जाएगा। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो पहुंचेंगे कहाँ, कॉपर के पास। तो यहाँ जहां से ही इलेक्ट्रॉन आएंगे तो विलयन में कौन से आयन है, कॉपर आयन, सल्फेट आयन। तो क्या होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन प्लस सल्फेट डाई नेगेटिव आयन में से कॉपर पॉजिटिव आयन क्या हो जाएंगे, अपचयन, इनका हो जाएगा अपचयन। ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कैथोड पे चिपकना शुरू करेंगे, माना जमा होना शुरू हो जाएंगे, जिससे कैथोड मोटी होना शुरू हो जाएगी। हमने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको, पिछला वीडियो जरूर देखें। जिससे क्या होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव जमा होते जाएंगे, विलयन में सल्फेट आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी, पूरी विलयन में ऋणावेश आना शुरू हो जाएगा। यही बताया था हमने पिछली वीडियो में। तो अब क्या होगा, समय के साथ साथ जैसे जैसे धारा प्रवाहित होगी, इलेक्ट्रॉन का गमन होगा और विलयन में धनावेश एनोड में
धनावेश की मात्रा बढ़ेगी, है ना, और कैथोड के विलयन में ऋणावेश की मात्रा बढ़ेगी। एक समय ऐसा आएगा कि जब बाहरी परपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसा हो जाएगा, धीमा, क्योंकि धनावेशित आयन इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश है, ऋणावेश, इसको अपनी ओर क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, आकर्षण बल लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन धीमे धीमे जाएंगे, ठीक है। और जब ये कैथोड में पहुंचेंगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर विलयन में कौन सा आवेश है, ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन में कौन सा है, ऋणावेश, तो ऋण के बीच में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन फिर धीमे आएंगे, माने यहां से इलेक्ट्रॉन धीमे ही निकलेंगे और यहां पर इलेक्ट्रॉन धीमे ही आएंगे, जिससे बाहरी परपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसा हो जाएगा, धीमा या स्लो हो जाएगा, और धारा भी कैसी हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। माने इस सेल में हमने बताया था आपको, यदि आप बल्ब लगा देंगे तो शुरुआत में बल्ब कैसा जलेगा, तेजी के साथ जलेगा, बाद में बल्ब कैसा हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। इसे रोकने के लिए हम क्या कहते हैं, एक यू आकार की कांच की नली लगा देते हैं, हमने अभी उसकी परिभाषा लगाई थी। एक यू आकार में एक कांच की नली होती है, अपवर्ड यू माने उल्टे यू के आकार की, इसके अंदर 3% अगर प्लस विद्युत अपघट्ट, दैनिक सेल में विद्युत अपघट्ट कौन सा लेते बताए थे हम, KCl भर देते हैं। अब देखो बेटा क्या होगा, लवण सेतु के जो एंड है, सरा है, इस पर कॉटन प्लग लगा देते, माने रुई या कपास लगा देते, दोनों विलयनों में लवण सेतु को डिप कर देते, डुबा देते। अब क्या होगा, इस विलयन में हम क्या बता रहे थे, इस विलयन में जिंक आयनों का सांद्रण बढ़ेगा, तो यहां पर जिंक 2 पॉजिटिव आयन बढ़ते जाएंगे, जिंक 2 पॉजिटिव आयन बढ़ते जाएंगे। यहां पर इस विलयन में बताया था हमने कौन से आयनों का सांद्रण बढ़ेगा, सल्फेट डाई नेगेटिव आयनों का सांद्रण बढ़ेगा, ठीक है। KCl जो विद्युत अपघट्ट है, ये क्या करेगा, तुरंत वियोजित होगा K धनायन में, Cl ऋणायन में, और विद्युत अपघट्ट के आयन विपरीत आवेशित विलयन की ओर, इलेक्ट्रोड की ओर नहीं, विपरीत आवेशित विलयन की ओर गति करेंगे, क्योंकि लवण सेतु इलेक्ट्रोड से नहीं जुड़ा है, किसमें डूबा है, विद्युत अपघट्ट में जुड़ा है, विद्युत अपघट्ट में डूबा है, और विद्युत अपघट्ट कौन सा है यहाँ पर, जिंक सल्फेट। तो देखो बेटा K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव का प्रवाह हो जाएगा धनात्मक विलयन की ओर, क्योंकि इसमें Zn2 पॉजिटिव है, और K पॉजिटिव विलयन, K पॉजिटिव आयन का प्रवाह हो जाएगा ऋणात्मक विलयन की ओर। सो K पॉजिटिव यहां आ जाएगा, माने K पॉजिटिव कहां आ जाएगा, कैथोड पे, और यहां पर कौन सा आ जाएगा, इसमें से कौन सा निकल आएगा आयन, Cl नेगेटिव आ जाएगा एनोड पर। होगा क्या, जिंक आयनों के कारण विलयन कैसा हो गया था, धनावेशित, यहां पर 2 Cl नेगेटिव आयन आ जाएंगे, और 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव मिल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ZnCl2, विलयन कैसा हो जाएगा, विद्युत का उदासीन। ऐसा ही यहां होगा, यहां पर क्या है, K पॉजिटिव, सल्फेट पे कितने नेगेटिव है, 2 नेगेटिव, तो 2 K पॉजिटिव आ जाएंगे, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, क्या बन जाएगा, K2SO4, ये भी कैसा हो जाएगा, विद्युत उदासीन। इस प्रकार क्या होता है, लवण सेतु का काम क्या है, लवण सेतु दोनों विलयनों को आपस में मिलने से रोकता है, लेकिन दोनों विलयनों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। तो ये हो गई क्या, लवण सेतु की कार्यप्रणाली। तो आप कैसे लिखेंगे कार्यप्रणाली को, आप लिखेंगे कि लवण सेतु में उपस्थित विद्युत अपघट्ट जैसे KCl, ठीक है, क्या करता है, आप सबसे पहले लिखेंगे कि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, जिससे विलयन में धनायनों का सांद्रण बढ़ जाता है। पहले आप चित्र बना देंगे किसका, डेनियल सेल का, और फिर लिखेंगे कि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, जिससे विलयन में जिंक आयनों का सांद्रण बढ़ जाता है, फलस्वरूप पूरा विलयन धनावेशित हो जाता है। उसी प्रकार कैथोड में कॉपर आयन के जमा होने से, कौन से आयन के जमा होने से, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन के जमा होने से सल्फेट आयनों का सांद्रण बढ़ जाता है, फलस्वरूप कैथोड का विलयन ऋणावेशित हो जाता है। दोनों विलयनों को उदासीन बनाने के लिए लवण सेतु में उपस्थित आयन विपरीत आवेशित विलयन की ओर गमन करना शुरू करते हैं, स्पीड से दौड़ते हैं, माने नेगेटिव आयन पॉजिटिव विलयन की ओर और पॉजिटिव आयन नेगेटिव विलयन की ओर पहुंचते हैं, और पहुंचकर क्या कर देते हैं, दोनों विलयनों को उदासीन कर देते हैं। और जब ये विलयन पूरी तरह से उदासीन हो जाएंगे बेटा, तो क्या होगा, परिपथ में लगातार जिस प्रवाह से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे थे, उसी प्रवाह से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती रहेंगे, फलस्वरूप सर्किट में लगातार धारा प्रवाहित होती रहेगी, धारा धीमी नहीं होगी। ये हो गया क्या, लवण सेतु की कार्यप्रणाली। आप चाहें तो किताब में से ही पढ़ सकते हैं। हम फिर बोल रहे हैं आपसे, आपको लिखना है कि एनोड पर जिंक
का ऑक्सीकरण होता है, जिससे विलयन में जिंक आयनों का सांद्रण बढ़ जाता है, फलस्वरूप पूरा विलयन धनाभिषिक्त हो जाता है। उसी प्रकार कैथोड पर कॉपर आयन के जमा होने से सल्फेट आयनों का सांद्रण बढ़ जाता है, फलस्वरूप पूरा विलयन ऋणाभिषिक्त हो जाता है। लवण सेतु में उपस्थित विद्युत अपघट्ट के आयन विपरीत आवेशित विलयन की ओर जाकर इन विलयनों को क्या कह देते हैं? उदासीन कह देते हैं। फलस्वरूप क्या होता है? दोनों विलयन उदासीन हो जाते हैं, जिससे बाहरी परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह लगातार चलता रहता है सुचारू रूप से, और लगातार धारा प्रवाहित होती रहती है। अब आपको हम बता रहे हैं लवण सेतु के कार्य। तो इस प्रकार लवण सेतु के कार्य मुख्य, यह सेल के परिपथ को पूर्ण करता है, बताया था, दोनों को जोड़ देता है, जिससे सर्किट कैसा हो जाता है? पूरा ऊपर से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते रहते हैं, और अंदर काय का प्रवाह होता शुरू हो जाता है? आयनों का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। तो यह सेल के परिपथ को पूर्ण करता है। यह दोनों विलयनों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, ये हमने बता दिया आपको, है ना। लवण सेतु का जो धनायन है वो ऋणावेशित विलयन की ओर, और ऋणायन धनावेशित विलयन की ओर गमन करता है, जिससे दोनों विलयन कैसे हो जाते हैं? उदासीन। और यह द्रव संधि विभव को उत्पन्न होने से रोकता। बच्चे बोलते हैं सर द्रव संधि विभव क्या है? तो द्रव संधि विभव की कंडीशंस दैनिक सेल में तो नहीं लगती, लेकिन अगर आप वोल्टा सेल देखें, हमने बताया था आपको, अभी वोल्टा सेल पिछली वीडियो में बताया था कि एक ही बर्तन में दोनों जब इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, जैसे यहाँ लगा दिया आपने जिंक का, यहाँ पर लगा दिया आपने कॉपर का, इसमें भर दिया कौन सा विलयन? इसमें भर दिया आपने H2SO4। तो अपने यहाँ पर ही जिंक घुलना शुरू हो जाती, जिंक ZnSO4 बन जाता, कॉपर घुलना शुरू होता तो कॉपर सल्फेट बन जाता। तो यहाँ क्या होना है बेटा? यहाँ जिंक आयनों का सांद्रण बढ़ना है, तो Zn2 पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा। और जब कॉपर सल्फेट बनेगा, कॉपर घुलेगा, तो कॉपर आयन इस पर जमा होना शुरू हो जाएंगे। इसे बोलते हैं हम क्या? कैथोड। बताया था हमने अभी भी आपको थोड़ी देर पहले, इसे बोला था हमने एनोड। तो होगा क्या? एनोड के पास जिंक धनायनों का जमावड़ा हो जाएगा, जमावड़ा माने धन आवेश यहाँ आ जाएगा, और जबकि कैथोड के पास सल्फेट आयन के कारण ऋण आवेश जमा हो जाएगा। तो एक ही द्रव के अंदर दो प्रकार के आवेश आ गए, देख रहे हैं आप? एक सिरे पर धनावेश आ गया, एक सिरे पर ऋणावेश। धनावेश का विभव माने वोल्टेज ज्यादा होता है, और ऋणावेश का वोल्टेज कम होता है। तो जो द्रव है, इन द्रवों, दोनों द्रवों के बीच में जहां दोनों द्रव जुड़ रहे हैं, इसको हम जुड़ने को क्या बोलते हैं? संधि। तो इसे बोलेंगे हम द्रव संधि। तो द्रवों की संधि पर क्या हो रहा है? विभव उत्पन्न हो रहा है। यहां पर विभव ज्यादा मात्रा में है, यहां विभव कम मात्रा में। इस विभव के कारण क्या होगा? बाहरी परपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा, या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसा हो जाएगा? धीरे धीरे धीमा हो जाएगा। तो लवण सेतु क्या कहता है? लवण सेतु जब यहाँ पर मिला देते हैं, लगा देते हैं लवण सेतु क्या कहता है? दोनों विलयनों को आपस में मिलने भी नहीं देता, और विपरीत आवेशित आयनों की गति के कारण ये जो द्रव संधि है, इस द्रव संधि विभव को उत्पन्न होने से रोक देता है, जिससे बाहरी परपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सुचारू रूप से चलता रहता है। बस इतना ही आपका लवण सेतु का क्वेश्चन था, ये 5 नंबर का था। अगर आपको समझना है तो पिछला वीडियो जरूर देखना, डैनियल सेल वाला। बिना डैनियल के सेल के आप लवण सेतु को समझ नहीं सकते। वीडियो कैसा लगा लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। हम कुछ दिनों बाद प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास यूट्यूब पे अवेलेबल कराएं, है ना। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट में कमेंट जरूर करें, पिछले वीडियो को जरूर देखें, और किसी भी यूनिट की वीडियो को देखें तो आप ध्यान करें सबसे पहले पार्ट फर्स्ट वीडियो देखें, पार्ट फर्स्ट के बाद फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, क्योंकि केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, सीक्वेंस से पढ़कर ही समझ में आएगी। आप क्रम से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी। अगर बीच में आप कोई वीडियो देखेंगे तो आपको 100 में 100% ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ये आप ध्यान दें। क्योंकि कंसेप्चुअल वीडियो सबसे पहले यूनिट के शुरुआत में पढ़ा देते हैं हम, पार्ट फर्स्ट सेकंड। जैसे आप कहें कि सर हमको डैनियल सेल समझ में नहीं आ रही, तो उसका मतलब ये है कि आपको ऑक्सीकरण अपचयन ही समझ में नहीं आया है। वो ऑक्सीकरण अपचयन की वीडियो पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड में है, वहाँ पर हमने विद्युत अपघट्ट भी पढ़ाया था, ऑक्सीकरण भी पढ़ाया था, अपचयन भी पढ़ाया था। तो बेटा ध्यान देना है, पढ़ने के लिए सबसे बेहतर है कि सबसे पहले आप पार्ट फर्स्ट वीडियो देखें और बुक की हेल्प करते जाएँ। बिना बुक की हेल्प के समझ में नहीं आएगा। और जब आप पढ़ रहे हों तब रफ कॉपी पर डायग्राम, है ना, रिएक्शंस, इनको जरूर लिखते जाएं। कोई भी रिएक्शन अगर आप 3-4 बार रफ कॉपी पे लिखेंगे तब वो आपको रिएक्शन, आपकी रिएक्शन पे कमांड हो जाएगी, है ना। और अगर आप लोगों का ऐसे ही सहयोग बना रहा तो निश्चित तौर पर माना कि पूरी केमिस्ट्री के वीडियो ही आपको अवेलेबल हो जाएंगे।
पूरा प्रयास करेंगे कि इसी साल पूरी केमिस्ट्री की वीडियो अवेलेबल हो जाए। वो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।